एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर आज की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेताओं को एक एक करके अपने निशाने पर लेते हुए बताया है कैसे गुंडागर्दी को भाजपा दे रही है बढ़ावा और अपने प्रत्याशियों की चेन में किस तरीके से एक खूंखार अपराधियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा के साथ साथ मथुरा और शामली के अंदर भी जोरदार जनता ने विरोध किया है। बीजेपी के नेताओं को देखते ही जनता का चढ़ जाता है पारा और किसानों के साथ हुए दुर्व्यवहार का अब जनता ले रही है बदला। बताएंगे इसके बारे में भी पूरी अपडेट। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर में, जहां पर दोस्तों राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पंजाब। गुरु हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के बाद फूकेंगे पंजाब के अंदर बिगुल। और इसी के साथ में दोस्तों गोरखपुर में योगी को चैलेंज देने के लिए तैयार है कफील खान। क्या कुछ बताया उन्होंने, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के खिलाफ 63 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, FIR दर्ज की गई है। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी बेरोजगारी को लेकर जोरदार विरोध देखने को मिला है। दोस्तों छात्रों ने जमकर विरोध किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बताएंगे आपको 22 लाख रोजगार देने का वादा अखिलेश यादव ने किया है। और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर साइकिल को 250 की रफ्तार से चलते हुए देखते हैं और परिवर्तन की जोरदार लहर देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा या फिर गुंडागर्दी, किस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की टीम का कप्तान उप कप्तान अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है। और दिल्ली की टीम में तो साक्षात उनके सम्मान में भाजपा लखनऊ की जगह लखीमपुर को राजधानी घोषित कर दे, क्योंकि आप लोग को पता है लखीमपुर में कितना बड़ा कांड बीजेपी के मंत्री के बेटे ने किया था। और ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव तंज कसते हुए अपराध का संरक्षण देने पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि लखीमपुर को ही प्रदेश की राजधानी घोषित कर दीजिए। और इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों आगरा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही बेबी रानी मौर्य, जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, गवर्नर के पद से अपना इस्तीफा देकर राज्य के अंदर एक बार फिर से आकर चुनाव लड़ रही है। उनको जनता ने जोरदार विरोध करके वापस लौटाया है। आपको बता दें कि जैसे ही उनकी गाड़ी जनता के इलाके से गुजर रही थी और जनता को जैसी पता चला, उसके बाद इतना बड़ा विरोध किया गया दोस्तों की गाड़ी को जैसे तैसे बचाकर निकालना पड़ा। आपको बता दें कि ये वही क्षेत्र है जहां से किसान पिछले 1 सालों से लगातार विरोध कर रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर। उनके खिलाफ तरह तरह के बयान दिए जा रहे थे, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली, उपद्रवी और तमाम तरीके के दोस्तों विवादित टिप्पणी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के स्तर से भी की जा रही थी। जिसके बाद अब बीजेपी के नेताओं का इस तरीके का विरोध बिल्कुल लाजिम दिखाई देता है। और कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर और भी विरोध तेज हो सकता है, कि बीजेपी वही काट रही है जो उसने बोया है। दोस्तों इस तरीके से किसानों पर की गई टिप्पणी का अब जवाब किसान दे रहे हैं अपने स्तर से। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के नेता का मथुरा के अंदर भी विरोध हुआ है। गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी के नेताओं को आधे रास्ते में ही रोककर पूछा कि 5 साल थे कहाँ, जो अब आ गए हो। जब हमारे किसान लोग बॉर्डर पर बैठे थे तब तुम लोग मजे मार रहे थे, लेकिन अब आकर वोट मांग रहे हो। इसी बीच आपको बता दें कि पंजाब के अंदर राहुल गांधी उतरने वाले हैं चुनावी मैदान में। डेट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि 27 जनवरी को राहुल गांधी दिल्ली से अमृतसर पहुंचेंगे स्पेशल फ्लाइट से, जहां पर हरमिंदर साहिब में जाकर माथा टेकेंगे पार्टी के 117 उम्मीदवारों के साथ में। इसके बाद दुर्गीना मंदिर जाएंगे, जहां पर जाकर आशीर्वाद लेंगे और आसपास में मौजूद अन्य धर्मों के भी स्थल पर जाएंगे। और इसी के साथ में 117 उम्मीदवारों को राहुल गांधी अपने साथ में रखेंगे। और इसके बाद वाल्मीकि मंदिर के साथ साथ चुनावी वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो समाजवादी पार्टी ने किसानों को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली देने का एक बार फिर से वादा दोहराया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट करते हुए कहा गया कि किसानों को हर मुश्किल से उबारेंगे, यूपी को संवारेंगे, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसी बीच दोस्तों कफील खान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। किसी पार्टी के समर्थन का उनको इंतजार है। अगर कोई पार्टी समर्थन देती है तो सबसे पहले मैदान में उतरेंगे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान, जिनका नाम 2017 के BRD मेडिकल कॉलेज त्रासदी में सामने आया था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत, कई बच्चों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी से उनको समर्थन मिलता है तो गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने को तैयार है, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने के लिए तैयार है। और ऐसे में दोस्तों उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी और हो सकता है कि चंद्रशेखर भी अपना समर्थन दे दे, क्योंकि ये गोरखपुर की जो सीट है वहाँ पे कफील खान काम कर चुके हैं और उनका अपना क्षेत्र है। इसी के बीच में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जनसभा में भीड़ इकट्ठा करने और प्रचार पर रोक लगा रखा है। और ऐसे में दोस्तों इसके बावजूद बीजेपी के लोग अपने नेताओं को उतार कर अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहलवान बबीता फोगाट, जो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी, उनके साथ में 63 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, महामारी अधिनियम की
धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरपीएन सिंह पर तंज कसते हुए कह दिया कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी उनको चुनाव में हरा सकता है। उनकी पहुंच जमीनी स्तर पर नहीं है, केवल एक हवा है, क्योंकि महाराज की तरह वो रहते हैं और महाराज को हराने के लिए जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता है वो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी साधारण कार्यकर्ता भी उनको चुनाव में हरा देगा, हमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच एक और अपडेट है जहां पर अखिलेश यादव ने नौकरियों को लेकर बड़ा वादा दोहराया है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 के अंदर यानी अभी 2-3 महीने के अंदर अगर उनकी सरकार प्रचंड जन समर्थन के साथ आ जाती है तो 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में दिलाएंगे। ये उनकी पार्टी की तरफ से फिर दोहराया गया है और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसका जनता उनसे प्रूफ भी ले सकती है, सारी जानकारी उनको दे दी जाएगी कि किसको कहां पर रोजगार दिया गया है। दरअसल दोस्तों आईटी सेक्टर में काफी अच्छा खासा चांस है लोगों के नौकरी मिलने का और इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव प्रयास भी करेंगे और इससे पहले भी उन्होंने करके दिखाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर नोएडा में काम करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर में आकर अखिलेश यादव के शासनकाल में कई और जगह आईटी सेक्टर डेवलप हुआ था और ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये वादा कहीं न कहीं सोच समझ के और पूरा असेसमेंट के साथ किया गया है। आप लोग की क्या कुछ राय है, क्या अखिलेश यादव के इस वादे पर आप करते हैं भरोसा? तो लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के चुनाव में आपको पता होगा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया था और एक बड़ा वादा भी किया था 20 लाख नौकरी देने का, उसके बाद अब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ यूपी के चुनाव से पहले दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बाद बिहार के आरा रेलवे स्टेशन से लेकर पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार के अन्य इलाकों के अंदर भी जोरदार बवाल देखने को मिला है। छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया है और यहाँ तक कि रेल को रोकना भी पड़ा दोस्तों, कई सारे रेल को रद्द भी करना पड़ा है, ट्रेनों को, जिसके बाद लगातार दबाव बनता जा रहा है रेलवे पर और छात्रों की मांग मानने को लेकर अब प्रशासन भी बड़े बड़े दावे करता हुआ कह रहा है कि सारी मांगे मानी जाएंगी। आपको बता दें कि ये मामला यही नहीं रुका बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जोरदार विरोध की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज के अंदर एनटीपीसी रिजल्ट के मामले को लेकर भी विरोध किया गया है, जिसके बाद दोस्तों जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई है उसके बाद राज्य की योगी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सभी ने ट्वीट करते हुए, बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर अपना विरोध जाहिर किया है। दरअसल दोस्तों एक ट्वीट में लिखा गया कि गुजरात का ये मॉडल है, जेएनयू जामिया में जिस तरीके से पुलिस ने घुसकर विश्वविद्यालय के छात्रों को पीटा था, आरआरबी एनटीपीसी में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रयागराज में ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया। पहले 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया, नौकरी तो नहीं मिली लेकिन घुस घुस कर लाठियां बजाई जा रही हैं दोस्तों, जो अपने आप में बताता है कि युवाओं के विरोध में कैसे सरकार काम कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने भी बिहार को लेकर एक तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि ये तस्वीर कश्मीर की नहीं है बल्कि पटना की है, यह आतंकवादी नहीं आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों पर बर्बरता हो रही है। याद रहे बिहार में डबल इंजन वाली सरकार है और बिहार के मुखिया अपने आप को सुशासन बाबू कहते फिरते हैं। वहीं पर दोस्तों एक और बड़ी जानकारी है जहां पर इसी पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी जोरदार निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं से कहा है कि इस पूरे मामले को ध्यान में रखे और जनता अपने तरीके से उन लोगों के खिलाफ वोट करे जो लोग आज उनको इस तरीके से पिटवा रहे हैं और एक आतंकवादी की तरह उनको मारा जा रहा है, जो अपने हकों की लड़ाई कर रहे हैं, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। इस तरीके की धांधली, उनके परीक्षा, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार को अपने निशाने पर लिया गया है। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों कि एक आंकड़ा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की तरफ से जो दावा किया गया है वो ये कि अखिलेश राज्य में 2,37,821 मामले दर्ज किए गए, केस दर्ज किए गए, जबकि योगी राज्य में 3,40,170 केस दर्ज किए गए हैं। यानी अखिलेश शासनकाल के दौरान अपराध कम था लेकिन योगी के दौरान बढ़ चुका है दोस्तों। और एक और बड़ा आंकड़ा बताया गया है, अखिलेश के टाइम में 4.3% महंगाई दर हुआ करती थी, जो बढ़कर योगी के समय में 6.1% हो गई। यहाँ भी महंगाई बढ़ चुकी है। और तीसरा जो कंपेयर किया गया है वो बेरोजगारी के मामले को लेकर किया गया है, जिसमें 2.4% बेरोजगार हुआ करते थे अखिलेश यादव के टाइम में, लेकिन योगी आदित्यनाथ के टाइम में तकरीबन 5% लोग बेरोजगार है, यानी दोगुनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है राज्य के अंदर। इसीलिए विरोध हो रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से जैसी बर्बरता की जा रही है वो साफ दिखाता है कि योगी सरकार और अखिलेश सरकार में कितना अंतर है। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट का ऐलान किया गया था, लेकिन एक ऐसे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था जिसके बाद जोरदार बवाल हुआ है। आपको बता दें कि रमेश चंद उपाध्याय जो जनता दल यूनाइटेड के नेता है उनको मैदान में उतारा गया था, टिकट दिया गया था बेरिया सीट से, लेकिन रमेश चंद उपाध्याय के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका था। मालेगांव 2008 के ब्लास्ट के मामले को लेकर अपराध भी साबित हो गया था, जिसके बाद जेल काट कर आए थे और इस तरीके से टिकट देना अपने आप में दोस्तों सवाल खड़ा करता था जनता दल यूनाइटेड पर, जिसके बाद जेडीयू ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट बदल दी और बाद में उस नाम को ड्रॉप कर दिया है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो मौर्य जी को स्टूल पर बिठाने वाले अब पंडित जी को कुर्सी पर बिठाकर अपमान कर रहे हैं। ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, पंडित नेहरू अमर रहे, ये ट्वीट करते हुए आयुष मिश्रा ने एक तस्वीर
साझा की है जिसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह एक सोफे पर बैठे हैं, जबकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को एक छोटी सी कुर्सी पर बिठा दिया गया है, जिसको अपमान बताते हुए आयुष मिश्रा की तरफ से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी पर ब्राह्मण समाज के अपमान करने को लेकर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। एक और जानकारी की माने तो बीजेपी के उम्मीदवार पर अखिलेश यादव का हमला, ट्वीट करके लगाया ये आरोप। आपको बता दें कि यूपी के असेंबली चुनाव में पार्टियों में एक दूसरे के आरोप का सिलसिला लगातार जारी है। अखिलेश यादव की तरफ से एक और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राज्य के अंदर माहौल खराब करने के लिए दिए जा रहे बयान का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य के अंदर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, चुनाव को पोलराइज करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनता को इन सभी चीजों को समझना चाहिए। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि फ्रंट लाइन जो इंडिया का एक बड़ा नामी मैगजीन है, उसने दावा किया है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कोसों आगे निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल अखिलेश यादव के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया दे रही है, यानी अखिलेश यादव एजेंडा सेट कर रहे हैं कि चुनाव किस दिशा में जाएगा, चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे। बीजेपी केवल उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का माहौल बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी दोस्तों बीजेपी के लोग इस बार माहौल नहीं बना रहे, बल्कि माहौल बनाने पर जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव इस बार तय कर रहे हैं कि चुनाव की क्या दिशा होगी। ये एनालिसिस किया गया है वेंकटेश रामकृष्ण की तरफ से। और ऐसे में दोस्तों एक के बाद एक इस तरीके की एनालिसिस जो आ रही है राज्य के अंदर, ये बताती है कि कहीं न कहीं चुनाव सही दिशा में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, जहां पर खुशी दुबे को मैदान में उतारने पर समाजवादी पार्टी विचार कर रही है। बहुचर्चित बिकरू कांड में मारे गए अमर दुबे की सास और जेल में बंद खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ाया जा सकता है समाजवादी पार्टी के टिकट पर। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी से संपर्क साधा है। समाजवादी पार्टी के नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि खुशी की मां ने सपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का क्या रुख होगा, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूं कि अखिलेश यादव मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ सकती हूं, क्योंकि हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए भोजपुरी के एक्ट्रेस रानी चटर्जी। प्रियंका गांधी के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा की है। कहा एक और लड़की लड़ने के लिए है तैयार। भोजपुरी फिल्मों में जानी मानी अदाकार रानी चटर्जी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। रानी चटर्जी ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए रानी चटर्जी ने लिखा कि एक और लड़की लड़ने को है तैयार। प्रियंका गांधी के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का साथ जुड़कर मैं एक नया अध्याय शुरू कर रही हूँ। आज प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में मुलाकात हुई, साथ ही मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरे मित्र सूरज सिंह ठाकुर भी साथ में मौजूद रहे। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर आप लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया में कैसे कैसे पत्रकार बैठे हुए हैं। दोस्तों ऐसा ही एक पत्रकार है अमीश देवगन, जो सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों को लेकर एक बार फिर से यूजर्स के निशाने पर है, लोगों के निशाने पर है। आपको बता दें कि तारीख थी 17 जनवरी 2022, 5:56 पर एक पोस्ट डाला गया अमीश देवगन की तरफ से, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और एक से एक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर एक टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लिखा गया दल बदल या सियासी छल। जबकि यही अमीश देवगन 25 जनवरी 2022 को 5:57 पर एक ट्वीट किया, जिसमें जिन्नावाद से तमंचावाद तक यूपी में खेला होई। यानी दोस्तों जब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए तो इसको खेला होई बता दिया, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो छल और सियासी दल बदल बता रहे हैं। यानी इस पर आप समझ सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर ये चीजें कैसे बीजेपी को पक्षपात करने के लिए की जा रही हैं। और अमीश देवगन जैसे पत्रकार खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के समर्थन में अब माहौल बनाने में लग चुके हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बॉयकॉट को लेकर अभी विपक्षी पार्टियां सोच ही रही हैं। आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह को सताने लगा उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हार का डर, और इसीलिए अब तक किसानों को तमाम तरीके के आरोपों से बीजेपी के लोग संबोधित कर रहे थे। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं से मुलाकात करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के 250 से ज्यादा जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे बुधवार यानी आज। यानी आप समझ सकते हैं कि राज्य के अंदर किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के खिलाफ जाट समाज के अंदर खासकर नाराजगी है, जिसे दूर करने के लिए 250 नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं अमित शाह। हालांकि दोस्तों एक बात तय है कि अमित शाह के द्वारा उठाए गए एक कदम सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। एक और अपडेट है, जहां पर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली का बिल माफ किया जाएगा, वहीं पर 22 लाख नौकरियां दी जाएगी, मुफ्त सिंचाई दिया जाएगा, रोजगार, मुफ्त चिकित्सा, एक्सप्रेस वे, मेट्रो की बात कर रहे हैं। जबकि बीजेपी के लोग पलायन, हिंदू मुसलमान, जिन्ना, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, अब्बाजान और रात दिन झूठ बोल रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किसकी क्या प्रायोरिटी है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। खासकर दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शिवम यादव की तरफ से
ट्वीट करते हुए दोनों पार्टियों की तरफ से किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है इसका विस्तार से जानकारी दिया गया है। वहीं पर ओपी राजभर ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ में अखिलेश यादव की पार्टी का गठबंधन क्यों नहीं बन पाया। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी बात ओवैसी से चल रही थी, लेकिन ओवैसी चाहते थे कि अखिलेश यादव से बातचीत की जाए और कम से कम 26 सीटों पर AIMIM को समर्थन दे समाजवादी पार्टी, तभी AIMIM समाजवादी पार्टी को पूरे राज्य के अंदर समर्थन देगी। यानी 26 सीटों की मांग कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी बातें नहीं मानी। ये ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि दोस्तों एक बात तय है कि ओवैसी और समाजवादी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से कुछ एक सीटों पर फर्क जरूर पड़ेगा। और एक और अपडेट है जहां पर क्या हुआ, पार्टी दफ्तर कहीं और खोल लेंगे। RPN के बीजेपी में जाने पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता RPN सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बयान देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। RPN सिंह के कांग्रेस पार्टी से जाने पर उन्होंने बयान देते हुए अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उनको ED और CBI का डर सता रहा था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अपना कार्यालय बदलना पड़ेगा। जो उनके घर में बना हुआ है उसको शिफ्ट करने की खाली हमको जरूरत है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, कुछ नहीं बदलेगा। वहीं बसपा के शासनकाल को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी पार्टियों के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में जंगल राज ही रहा। मायावती ने बयान देते हुए कहा कि केवल बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो राज्य के अंदर जंगल राज को खत्म कर सकती है, गुंडे और अपराधियों को खत्म कर सकती है। सुरक्षा के मामले में मायावती सरकार की कोई बराबरी नहीं कर पाया है। इसी के साथ में लखनऊ की कैंट सीट से बीजेपी के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। दरअसल दोस्तों भाजपा के विधायक जो वर्तमान में है और अपर्णा यादव जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुई है, दोनों चाहते हैं कि इसी सीट से टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं बदलेगी और ऐसे में अपर्णा यादव को यहाँ से टिकट भी नहीं मिलने वाला, ये बात भी तय है। तो जिसके बाद उन्होंने एक बयान देते हुए कह दिया कि बीजेपी में टिकट के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के लिए आई हूँ। और लोगों ने फिर उन पर निशाना साधते हुए पूछ लिया कि इस तरीके से राष्ट्रवाद के लिए अगर आप आई हैं तो पहले आ जाती, लेकिन चुनाव के एन वक्त में आई है तो कॉमन सेंस कहता है कि टिकट लेने आई है। आप लोग दोस्तों क्या कुछ मानते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में इस लड़ाई को कायर नहीं लड़ सकते। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद RPN सिंह पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कह दिया कि ये लड़ाई है हिम्मत वालों की, जो हिम्मत वाले होंगे वही इस लड़ाई को जीतेंगे। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के अंदर जितने और लोग हिम्मत वाले हैं वो हमारे साथ में आएंगे और एक बड़ी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उससे जीतने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। इस तरीके से कायर लोग हमारा साथ छोड़कर ही जाएंगे। एक और अपडेट की माने तो RPN के इस्तीफे के बाद एक्शन में कांग्रेस पार्टी ने अविनाश पांडे को झारखंड का प्रभारी तत्काल प्रभाव से बना दिया है। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी ने भी अपना इस्तीफा दिया है। पडरौना विधानसभा के प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। मनीष जायसवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसी के साथ में परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा, क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पर अम्बेडकर विरोधी नेता चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कर चुके हैं, जिसको लेकर प्रोफेसर बोले कहा रेस्ट इन पीस आजाद समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय तौर पर चुनावी दंगल में शामिल एक सबसे बड़ी पार्टी है पीस पार्टी। फिलहाल इस पार्टी के पास अभी कोई अपना विधायक नहीं है, मगर बीते कई वर्षों से इसके प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा जा रहे हैं। इस पार्टी के कर्ता धर्ता है डॉक्टर अयूब सर्जन। हाँ, वही अयूब सर्जन जिन्होंने 1.5 साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और इसी पर दोस्तों लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करना शुरू कर दिया कि इस तरीके से अम्बेडकर के खिलाफ भद्दी बातें बोलने वाले व्यक्ति के साथ चंद्रशेखर ने अपना अलायंस, अपना गठबंधन क्यों कर लिया? क्या यही उनकी अम्बेडकरवाद की विचारधारा है? क्या ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन उन्होंने करके राज्य के अंदर एक बार फिर से क्या अम्बेडकर का अपमान नहीं किया है? इस तरीके के सवाल खड़े किए गए। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पर बीजेपी विधायकों का नामांकन कराने पहुंची संघमित्रा ने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती दी है। इसी बीच बीते 4 सालों में कुल 92% ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड थे जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये RTI में खुलासा हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की धांधली ऊपर के लेवल पर चल रही है और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को किस तरीके से चंदा मिल रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हजारों करोड़ का चंदा मिल जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। वहीं पर पदाधिकारियों से नजदीकियों ने दिलाया टिकट। डोईवाला सीट पर जाने कांग्रेस ने किसे उतारा है उम्मीदवार। डोईवाला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा करने में कांग्रेस पार्टी को लंबा समय लगा। आखिर उसमें इसलिए समय लगा क्योंकि मोहित उनियाल पर दांव खेला गया है। टिकट की दावेदारी की लंबी सूची थी, लेकिन मोहित उनियाल ने बाजी मार ली है, सभी को चौंका दिया है। कांग्रेस पार्टी के अनुसांगिक संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नजदीकी होने के कारण उनको टिकट हासिल हो गया है। ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही थी। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।